दोस्तों पिछले कुछ समय के अंदर भारत के जो जियोपॉलिटिक्स के मूव हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। और अब रिसेंटली हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिल रही है। हम लोग पहले काफी लिबरल थे, अब हम लोग डिफेंसिव खेलते हुए जवाब देते हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान के साथ में जो हमने अभी जो आतंकी वहां पर ठिकाने उड़ाए हैं, पाकिस्तान ने कहा कि हम लोग वॉर लड़ रहे हैं। हमने डिफेंसिव खेला और डिफेंसिव खेलते हुए हमने पाकिस्तान के बहुत सारे जो ठिकाने थे उनको तबाह किया और हमारा कुछ भी नहीं हुआ। अब भारत के लिए फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा जो है वो आगे निकल चुकी है, फ्रंट फुट पर है। पहले बैक फुट पर थी। पहले बैक फुट पर कैसे थी मैं आपको बताता हूं कि कई बार कोई ट्रीटी हो रही है, कोई समझौता हो रहा है तो हम लोग उसमें कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में होते थे, लेकिन आज कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं, हम डीलिंग की कंडीशन में आ चुके हैं। ठीक है। अब देखिए कि रिसेंटली न्यूज ये चल रही है कि इंडिया का अनऑफिशियल ऑफरिंग है ग्रीस को। अनऑफिशियल मींस जैसे आप देखिए कि S-400 जो कि टर्की के पास में है और टर्की से लिया हुआ, यानी किससे लिया हुआ है, रशिया से लिया हुआ है। और हम लोग ना तो रशिया से और ना ही यूएसए से दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं। अब ये S-400 टर्की के पास में है, इसको जवाब देने के लिए हमने ग्रीस को क्रूज मिसाइल जो है वो देने का डिसीजन ले लिया है कि हम लोग ग्रीस को क्रूज मिसाइल डिलीवर करेंगे। अब जैसे ही क्रूज मिसाइल ग्रीस के पास में पहुंचेगी तो फिर नाराज कौन होगा? अमेरिका। बिल्कुल हो सकता है यूएसए जो है वो इस चीज को लेकर नाराज हो सकता है और इसीलिए हमने इसको अनऑफिशियल रखा है, इसको एक सीक्रेट रखा है। ओपनली हमने ये नहीं कहा है कि हमने ग्रीस को जो है वो मिसाइल देने का वादा किया है। कैसे हो पाएगा? क्योंकि S-400, अब देखिए टर्की का सपोर्टर कौन है? अमेरिका का है, अमेरिका है। सीधे तौर पर हम लोग देखेंगे S-400 जब टर्की के पास में है तो उसको ही काउंटर बैलेंस करने के लिए क्रूज मिसाइल हम लोग ग्रीस को जो है वो देने वाले हैं। बड़ा हम लोग ध्यान से समझेंगे। आज का ये टॉपिक एक समझने वाला टॉपिक है कि कैसे हम लोग कश्मीर इशू के साथ में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आज कश्मीर का इशू भारत पाकिस्तान के बीच में बना हुआ है और टर्की बीच बीच में आकर, और हमारे राजस्थानी के अंदर एक कहावत है, चौथाड़े में छाछ बांटना, है ना। हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए, मतलब फटे में जो है टांग डालना, वो किसकी आदत है? वो टर्की की आदत है। टर्की बार बार आकर कश्मीर के मुद्दे को ये कहता है कि ये इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा है, जबकि हम लोग ये कहते हैं कि यार डोमेस्टिक लेवल पर हम लोग सुलझा लेंगे, इसमें टर्की का कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहिए। लेकिन टर्की बार बार आकर कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के फेवर में बोलता है। हमने भी स्टेप उठाया और जबरदस्त स्टेप उठाया। कैसे, वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। दोस्तों हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। अगर आप अपने जीवन के अंदर वो सक्सेस हासिल करना चाहते हैं जो आपने कभी सोची है और नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मैंने बहुत जबरदस्त मेहनत की इस कोर्स के ऊपर। मैंने 175 डेज तक लगातार डेली 9 बजे लाइव सेशंस दिए हैं और उनमें टेक्निक्स बताई है कि कैसे आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। और ऐसे नहीं कि उड़ते में तीर मार दिया, रिसर्च पेपर की बेसिस पर प्रैक्टिकल आपको बताया है कि आप लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। एक बार आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, आपको लगेगा कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है। यहां तक कि कुछ स्टूडेंट्स, आप हंसेंगे, ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़े हुए हैं। हमने एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, देखिए आप लोग, तो जरूर जो है आप लोग इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। अब देखिए इंडिया ने रिसेंटली सप्लाई का डिसीजन लिया है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जिसको LACM हम लोग कह रहे हैं। ग्रीस को सप्लाई की जाएगी, जो कि टर्की को काउंटर बैलेंस करने के लिए वहां पर पहुंचाई जाएंगी। और ये टर्की के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो बनकर निकल कर आ रहा है। हमने इसको अनऑफिशियली रखा है क्योंकि अगर S-400 का काउंटर बैलेंस करने के लिए ही हम लोग भेज रहे हैं तो S-400 हमारे पास में भी है और S-400 टर्की के पास में भी है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि रशिया के साथ में अगर रिलेशन इंडिया के अच्छे हैं, S-400 हमने लिया तो अमेरिका नाराज होता है। ठीक है, तो टर्की के पास में अगर S-400 है तो जिस समय S-400 टर्की के पास में आया था तो अमेरिका नाराज हो गया था कि यार तुम लोग रशिया से क्यों अच्छे रिलेशंस रख रहे हो। तो आप समझिए जियोपॉलिटिक्स इसी बेस पर काम करती है। तो अनऑफिशियली जो है वो कहां पर पहुंचेगी? ग्रीस के अंदर पहुंचेगी। पाकिस्तान, अब देखिए एक्चुअली में क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला, उस समय पाकिस्तान के तट के ऊपर, कोस्टल पर टर्की ने अपना एक शिप जो है वो भेज दिया था एज ए सिंबॉलिक कि हम लोग पाकिस्तान की तरफ हैं, कोई बात नहीं, हम लोग जो है और अच्छे से मूव जो है आगे कर पाएंगे और
अब स्टेटमेंट देखिए, पहले हम लोगों को ग्रीस की लोकेशन देखनी पड़ेगी, बड़ी जबरदस्त है। ग्रीस जो है वो एक मेडिटेरियन सी के अंदर एक आइलैंड कंट्री हम लोग कह सकते हैं कि जो कि अलग अलग आइलैंड्स के अंदर बटा हुआ है। तो पहले आप इसकी लोकेशन देखिए, मेडिटेरियन सी, जहां से इजराइल काफी नजदीक है, जहां से टर्की काफी नजदीक है, ठीक है। फिर देखिए हम लोग इसके एक लार्ज मैप पर आते हैं, ये रहा ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, और इसके नजदीक ही एक देश है वो है साइप्रस। यहां पर है टर्की। बहुत अच्छे समझिएगा इस मैप को, और यही मैप जो है आपको क्लियर कर देगा कैसे। देखिए रिसेंटली क्या हुआ, साइप्रस की एक यात्रा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई। ये जो साइप्रस आप लोग देख रहे हैं, ये साइप्रस दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। ये साइप्रस दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। इसके 38% हिस्से पर राज कौन करता है, टर्की करता है, और बाकी रिमेनिंग जो है उस पर ग्रीस का यहां पर पूरी की पूरी यहां पर कंट्रोलिंग जो है वो चलती है। अब टर्की, आप इसको अब ऐसे समझिए कि ये जो साइप्रस का हिस्सा है, आप इसको कश्मीर की तरह एक कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि साइप्रस को यहां पर विजिट किया, और साइप्रस को विजिट करने के बाद हमने अपना समर्थन इसको दे दिया। इस बात को लेकर टर्की को ये कहा, टर्की को जो है मिर्च लगी इसके अंदर, और टर्की ने कहा कि ये तो हमारा हिस्सा है। लेकिन भारत ने जैसे ही साइप्रस को विजिट किया और हमने कह दिया कि ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो किसका है, साइप्रस का ही है, ठीक है। ये पूरा साइप्रस का ही पार्ट है, मतलब ग्रीस जो है वो यहां पर क्या रखता है, अपना अधिकार क्षेत्र रखता है, ठीक है। अब हम लोग जो है वो कहां पर जा रहे हैं, ग्रीस के अंदर जा रहे हैं। अब ग्रीस अगर हम लोग विजिट करेंगे, ग्रीस विजिट करेंगे तो किसको प्रॉब्लम होगी, टर्की को प्रॉब्लम होगी। तो आप भी तो कश्मीर का मुद्दा उठा रहे थे ना पाकिस्तान में आकर, कि ये तो एक इंटरनेशनल मुद्दा है, अब आ जाओ मैदान के अंदर, अब लड़ते हैं ना अच्छे से, अब करते हैं ना बात, है ना, इंटरनेशनल लेवल पर। तो हमने जो है इस तरीके से बात की। मेडिटेरियन सी के अंदर एक बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है ग्रीस, और यहां पर अगर हम लोग अच्छे से इस देश को टैकल कर लेते हैं तो हम लोग मेडिटेरियन सी के अंदर काफी जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। जैसे ब्रह्मोस देने की बात कही गई थी, तो जब साइप्रस को विजिट किया था तो स्ट्रॉन्ग मैसेज टू टर्की, तो हमने टर्की को स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया कि तुम कश्मीर के मुद्दे पर बात करोगे, हम लोग साइप्रस पर आकर बात करेंगे। पीएम मोदी क्लिक्ड विद द साइप्रस प्रेसिडेंट, टर्किश कंट्रोल्ड नॉर्थ इन बैकड्रॉप, ठीक है। पहले यहां पर यूके का राज था, लेकिन बाद में टर्की ने जो है यहां पर अपना अधिकार क्षेत्र जमाया था 38% भाग पर। अब हमने ये वादा किया था कि हम लोग वहां पर क्या देंगे, ब्रह्मोस देंगे। अब बात करते हैं ग्रीस की, कि आखिरकार ग्रीस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट कैसे बन गया। तो पहली बात तो टर्की का पावर जो है वो बैलेंस करना है, पहली बात। दूसरी बात, 1952 के अंदर ग्रीस ने नाटो को ज्वाइन किया था, और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिस समय कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय अमेरिका के सपोर्ट में ग्रीस आ गया था। और बात ध्यान में रखने वाली यह है कि ग्रीस और टर्की को दोनों को एक साथ ही नाटो की सदस्यता मिली थी। नाटो क्या है, नाटो एक ऐसा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेड किया जाता है यूएसए के द्वारा। और जिस समय यूएसएसआर और रशिया और यूएसएसआर और यूएसए दोनों जो है वो एक दूसरे की पावर को काउंटर बैलेंस कर रहे थे, उस समय अमेरिका के प्रभुत्व वाले क्षेत्र के अंदर नाटो बना, और वहां पर यूएसएसआर ने अपना सैनिक संगठन बनाया, वारसा। तो नाटो के अंदर जो देश शामिल हैं उनका बेनिफिट यह है कि अगर किसी एक देश पर भी कोई अटैक होता है तो सारे देश मिलकर उस पर, उसके दुश्मन पर अटैक कर देते हैं। तो टर्की भी इसमें शामिल, ग्रीस भी इसमें शामिल, तो इसको अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। तो अगर इंडिया इसको सपोर्ट करेगा तो अमेरिका इससे नाराज नहीं होगा, और काफी अच्छे से हम लोग क्या कर पाएंगे, इस पावर को बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इंडियाज पॉसिबल मिसाइल सेल टू ग्रीस, मतलब पॉसिबल है कि ग्रीस को हम लोग सेल कर देंगे। स्पार्क टेंशन इन पाकिस्तान अलाई टर्की, अब टर्की इसको टेंशन में है। टर्की का मीडिया धड़ाधड़ ये छाप रहा है, वहां का प्रिंट मीडिया ये छाप रहा है कि भारत को रोको, भारत को रोको, ये तो हमारे नजदीक आ गया है। और नजदीक क्या, हम तो वहां पर मिसाइल सेल कर रहे हैं, मिसाइल वहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वहां का मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि भारत का अगला निशाना क्या होगा, अंकारा होगा। और हो भी क्यों ना, अगर तुम लोग हमारे मुद्दे पर आकर, कश्मीर के मुद्दे पर आकर ये कहोगे कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये इंटरनेशनल मुद्दा है, तो हम लोगों को क्या ही गुरेज है उस पर बात करने के अंदर, और क्या गुरेज है मेडिटेरियन सी के अंदर जाने में, जाएंगे ना, हमारे पास भी तो पावर है, मूक दर्शक तो है नहीं हम लोग। फिर देखिए, टर्की परचेज ऑफ रशिया मिसाइल डिफेंस सिस्टम विल बी, अब देखिए 2019 के अंदर क्या हुआ, 2019 में S-400 को परचेज किया गया, किसके द्वारा, टर्की के द्वारा, और रशिया ने इसको सप्लाई किया। और जैसे रशिया सप्लाई करता है तो यूएसए नाराज हो जाता है।
अब बात यह है कि S-400 क्या है, पहले तो यह समझो। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर हवा के अंदर कोई मिसाइल ऐसी दिखती है तो वो उसको हवा के अंदर ही उड़ा देता है। जैसे भारत पाकिस्तान के अभी ये जो घटनाक्रम चला था उसके अंदर हमने पाकिस्तान के जो मिसाइल्स थी, ड्रोन्स वगैरह जो थे, उनको उड़ाने के लिए हमने तो आकाश का इस्तेमाल किया, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का यूज किया, और साथ में S-400 को भी हमने तैनात कर रखा था। तो वही S-400 किसके पास में है? टर्की के पास में है। तो बात यह है कि आज जब टर्की के पास में S-400 है तो ग्रीस को हम लोग को ब्रह्मोस देने की कहां जरूरत पड़ रही है? नहीं तो वो तो उड़ा देगा। देखिए S-400 की लिमिटेशन है, वो हमको पता है। S-400 की लिमिटेशन ये है कि वो रडार में जब भी कोई मिसाइल आती है पकड़ में तभी तो उड़ा पाएगा। तो हमने ये कहा ग्रीस को कि S-400 से बचने के लिए हम आपको क्रूज मिसाइल देंगे। तो क्रूज मिसाइल रडार की पकड़ में नहीं आएगी, तो S-400 जो कि टर्की के पास में है वो उसको पकड़ नहीं पाएगा। और कल को आपको अटैक करना हो टर्की के ऊपर, अंकारा के ऊपर, हमारे कहने पर भी, तो भी आप अटैक कर सकते हो। देखो, समझो बड़ा अच्छे से। तो हम लोग इस मिसाइल के बारे में समझेंगे जो कि DRDO की हेल्प से बनी है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम। तो पहले आप ये समझिए कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल क्या होता है। जब भी कोई बैलिस्टिक मिसाइल हम लोग छोड़ते हैं तो वो एटमॉस्फेयर को पार कर जाती है, और एटमॉस्फेयर को पार करने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करते हुए ऊपर से बहुत हाई वेलोसिटी के अंदर आती है और हिट करती है टारगेट को। बहुत जबरदस्त अटैक होता है, क्रूज मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक अटैक होता है। लेकिन बात यह है कि वो टारगेट का पीछा नहीं कर पाती है। क्रूज मिसाइल का यह है कि वो बहुत कम दूरी के अंदर एल्टीट्यूड पर उड़ती है, जिससे रडार उसको पकड़ में नहीं आता। रडार तो ऊपर देखेगा और मिसाइल नीचे से आ रही है। तो क्रूज मिसाइल जो है वो टारगेट का पीछा तो कर सकती है, साथ ही में रडार के पकड़ में नहीं आती। और यही क्रूज मिसाइल हम लोग ब्रह्मोस के नाम से किसको दे रहे हैं? ग्रीस को दे रहे हैं। तो बात समझ में आ चुकी होगी। इस तरीके से ग्रीस जो है इस पावर का यूज कर पाएगा। अब हमारे पास में बैलिस्टिक मिसाइल्स तो काफी सारी हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कि अग्निका है, हमारे पास में K-15 है, पृथ्वी मिसाइल, ये सब बैलिस्टिक मिसाइल हैं। लेकिन हम तो क्रूज मिसाइल दे रहे हैं। तो क्रूज मिसाइल में क्या है? देखिए, क्रूज मिसाइल काफी प्रिसाइज अटैक करती है और 1000 किलोमीटर तक वो हिट कर सकती है और टारगेट का पीछा कर सकती है, और रिमोट उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर एडवांस टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, मतलब एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर बड़ा जबरदस्त इसमें यूज किया गया है ताकि प्रिसाइज और रिलायबल ये एक इक्विपमेंट है। साथ ही में हमने हाल ही में उड़ीसा के जो चांदीपुर रेंज है, जहां पर इसका एक्सपेरिमेंट भी हमने किया था, सक्सेसफुल रहा था कि टारगेट को बहुत अच्छे से ये हिट कर पाती है, प्रिसाइज जो है हिट कर पाती है। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस इसकी बड़ी जबरदस्त है। मॉडर्न जो मिलिट्री वेपन्स है वहां पर भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, मतलब अलग अलग जगह है इसका यूज। कोलैबोरेशन DRDO के साथ में किया गया है, साथ ही के अंदर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु के साथ में और DRDO ने मिलकर जो है इसको बनाया है। अब खास बात यह है कि हमारे पास में एक तो हो गई ब्रह्मोस और एक हो गई निर्भय मिसाइल। अब हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग ब्रह्मोस को क्यों ना ग्रीस के अंदर भेज दें, और वो ग्रीस जो है वो ब्रह्मोस का यूज करे, जो कि 290 किलोमीटर तक तो रेंज कर सकती है। साथ ही के अंदर इसको एक्सटेंड हम लोग कर सकते हैं 800 किलोमीटर तक, और उससे आगे भी रेंज कर सकते हैं। वो तो एक छुपी हुई बात है। निर्भय इज ए सबसोनिक क्रूज मिसाइल, और ये कौन सी है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक हम लोग कहेंगे, सोनिक मतलब आवाज की गति, है ना। आवाज मतलब जैसे हम लोग कहेंगे मैक नंबर में हम लोग इसको काउंट करते हैं। कैसे करते हैं? मैक नंबर के अंदर काउंट करते हैं। तो मैक नंबर इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, उससे निकलता है मैक नंबर। तो मैक नंबर जबरदस्त नंबर होता है, साउंड की जो वेलोसिटी होती है उससे भी तेज होता है। तो वो सुपरसोनिक तेज हो गया, सबसोनिक मतलब साउंड की वेलोसिटी से भी कम हो गया। ठीक है, तो इतना रेंज जो है वो निर्भय मिसाइल भी कवर कर सकती है। और हमने किसको भेज दिया है? ग्रीस को अनऑफिशियल तरीके से वहां पर भेजना शुरू जो है, यानी कि अब करेंगे उसको। अब इसीलिए टर्की जो है वो काफी टेंशन के अंदर बोला, यार ये क्या कर दिया, हमारे पड़ोस में आकर भारत बैठ गया है, क्या करें। तो ये पावर जो है उसको बैलेंस करने का एक तरीका है कि आखिरकार पावर को कैसे बैलेंस किया जाए, बस यही बात है। इसीलिए हमने ग्रीस को ये देने का वादा अब कर दिया है, लेकिन है अनऑफिशियली। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।